हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने परीक्षा की तैयारी में बिल्कुल लगे हुए होंगे, क्योंकि बहुत ही करीब है, नज़दीक है। जैसा कि हम आप लोगों के लिए वीडियो लेक्चर्स लेके आ ही रहे हैं स्टूडेंट, जो कि है आपके छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल में जो कक्षा 10वीं में प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछा गया है, उसका जो सोल्यूशन है हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। लास्ट वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट बात किया जाए तो 2018, जी हाँ, सीजी बोर्ड कक्षा 10वीं में जो 2018 के प्रश्न पेपर है स्टूडेंट मैथ्स के, उसका हमने 1 to 10 मतलब कि 1 से लेकर 10 तक की जो क्वेश्चन है उसको हमने कर लिया था। अब बारी है 4 मार्क्स के क्वेश्चन को करने के लिए। बड़े ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, आराम से हम समझने वाले हैं और थोड़ा फास्ट भी हम समझने वाले हैं, क्योंकि आपने पूरा अपना कोर्स कंप्लीट कर लिया होगा तभी आप पढ़ाई कर रहे हैं। क्योंकि क्वेश्चन पेपर हम तभी लगाते हैं जब हमारा तैयारी पूरी रहती है। तो आप जम्मू जन के स्वागत है, आइए बढ़ते हैं आगे की ओर। और ये रहा हमारा क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो आप नीचे देख ही सकते हैं स्टूडेंट, क्या है कि बहुलक ज्ञात करना है। बहुलक क्या होता है कि बहुलक नाम में ही छुपा है। बहु मतलब कि होता है बहुत ज्यादा, तो हमें उस चीज को देखना है जिसमें बहुत ज्यादा हो। तो यहां पे अगर बात करते हैं तो चीज में क्या है, ये जो आवृत्ति है स्टूडेंट, ये जो आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी एफ का मान, उसको हमें देखना है। जो सबसे ज्यादा बार आएगा वही बहुलक होगा, है ना। अगर आपका इंडिविजुअल डेटा होता है, ठीक है, व्यक्तिगत श्रेणी के अगर आपके पास आंकड़े होते हैं, बिल्कुल ऐसे बिखराव भरा होता है, ऐसे ये क्या है, वर्ग में दिया हुआ है, तो यहाँ पे मामला अलग है, यहाँ पे ये फॉर्मूला चलेगा। लेकिन जब ऐसे ही दिया रहता है तो हम तो देखथन औकी देथन, अरे भाई ये ज्यादा बार आवत है, उठा और बहुला के काबर कि ये ज्यादा बार आवत है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है स्टूडेंट, यहाँ पे बहुलक निकालने के लिए आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, क्योंकि ये वर्ग में दिया गया है और इसमें हर एक में वर्ग क्लास है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या देखना पड़ेगा, वही कहानी है कि कौन सबसे ज्यादा बार आ रहा है। तो देखते हैं यहाँ पे अगर मैं देखूं तो 9, 17, 28 सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसना है, इस वाले वर्ग की है। और ये जिस वर्ग की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है वही क्या कहलाता है, आपका बहुलक वर्ग। सबसे पहले आपको यही निकालना होता है। जी हाँ स्टूडेंट, तो इसका बहुलक वर्ग क्या हो जाएगा, 20 से 30 है, ठीक है, 20 से 30 है, ये मैंने निकाल लिया। 20 से 30 क्या है, इसका बहुलक वर्ग मैंने निकाल लिया। अब बारी है बहुलक निकालने की, बस इतना काम करना है और ये फॉर्मूला लगाना है। सर फॉर्मूला तो बड़ा अजीब से दिख रहा है, कोई अजीब सा नहीं है, एक एक करके मैं बताऊंगा स्टूडेंट, बिल्कुल एग्जैक्टली आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो एल है, एल क्या है, वो लोअर लिमिट है, मतलब कि निम्न सीमा है किसका, बहुलक वर्ग का। मतलब कि 20 जो है वो एल का मान है। ये आप यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट, मैं यहाँ पे आपको मेंशन करके नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि हमें थोड़ा फास्ट करना है, आप जरूर लिखेंगे, मैं एक एक चीज को बता देता हूँ आपको। एल क्या है, आपके बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। फिर F1 क्या है, बहुलक वर्ग, यहाँ पे देखूं तो इस वर्ग के ठीक पहले वाले की आवृत्ति। क्या मैं सही जा रहा हूं, बिल्कुल नहीं स्टूडेंट, इस वर्ग की जो आवृत्ति है ये जो 28 है। जी हाँ, क्योंकि माध्यिका और बहुलक में यही कई कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। माध्यिका में हम पहले वाले की लेते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें देखिए ये F1 है, ये F1 का काम करेगा, ये किसका काम करेगा, ये जो 28 है वो F1 का काम करेगा, ठीक है। इसके बाद ये जो है F0 का काम उसके ठीक पहले वाला, देखिए F0 फिर F1 और ये काम करेगा F2 का। बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। क्या लिखेंगे हम कि F1 जो है वो क्या है, आपके बहुलक वर्ग की आवृत्ति। F0 आपका क्या है, बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाले की आवृत्ति, पहले की आवृत्ति। फिर ये है क्या है, ठीक बाद की आवृत्ति, ठीक है। फिर H जो क्या है, H होता है आपका क्लास साइज, वर्ग माप हम कह सकते हैं, या वर्ग में इन दोनों के बीच क्या अंतर है, तो बड़े में से छोटे घटा दिए 10, 20 में से 10, 10, तो H का मान कितना आ जाएगा, 10। आइए मान रखते हैं स्टूडेंट अब फॉर्मूले में और हल करेंगे, हमारा बहुलक सामने आ जाएगा। तो यहाँ पे बहुलक की अगर बात की जाए, बहुलक M0 इज इक्वल टू, L का मान कितना है, 20 है, L का मान 20 है, मान रखने पर फिर F1 का मान कितना है, 28 है, 28 है, माइनस F0 का मान 17 है, डिवाइडेड बाय इसके बाद 2F1, तो 2 इंटू 28, 2 इंटू 28 माइनस F0 का मान कितना है, 17 है, 17 है, और इसका मान है आपका कितना, 23 इंटू H, H का मान कितना आ जाएगा, आपके दोनों के बीच का अंतर 10 है। ये हमारे पास आ चुका है स्टूडेंट। अब बस सॉल्व करना है, ध्यान रखिएगा ये प्लस है और ये मल्टीप्लिकेशन है। आइए आगे बढ़ते हैं। 20 तो ऐसे ही चलता रहेगा और 20 में कभी आप कुछ मत करो, लास्ट में ऐड करने का काम आता है और जल्दी से आपका आसानी से आंसर आ जाता है। इन दोनों का माइनस करेंगे तो 17 में ऐसा क्या जोड़ूं कि 28 बन जाए, तो आप कहेंगे सर 11 है, ठीक है। यहाँ से 28 दूनी हो जाएगा आपका 56
और इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो 7 और 3 10, हासिल गया 1, ये हो जाएगा 40, फिर गुणित 10। इस तरीके से ये आ जाएगा स्टूडेंट 20 प्लस 11 डिवाइडेड बाय, इन दोनों का अगर माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा हमारे पास, इन दोनों को माइनस करने पर हमें मिल जाएगा 16 गुणित 10। क्या कुछ कटेगा? बिल्कुल कटेगा सर। इसको काट दीजिए आप 2 से 8 बार चला जाएगा, इसको काट दीजिए 2 से 5 बार चला जाएगा। ठीक है, फिर आगे क्या मिलेगा हमें, 11 पंचे 55, तो ये हो जाएगा 20 धन 55/8, 20 धन 55/8। थोड़ा आगे सॉल्व करते हैं स्टूडेंट, तो 8 से कितना बार चला जाएगा, 8 से चला जाएगा। चलिए जल्दी से अगर हम इसको डिवाइड करें तो 55/8, 55/8 जैसे ही मैं करता हूं तो 8 एकम 8 एक बार में ले जाते हैं। ठीक है, 8 के पहाड़ा में 55 आसपास कौन आता है, 8 पंचे 40, 8 छक्के 48 और 8 सत्ते 56, तो 8 छक्के 48 6 बार में चला गया। फिर बचेगा कितना, तो 8 छक्के 48, 2 7 7 बचा जी, 7 है, 7 तो जाएगा नहीं, तो 70 बनेगा, दशमलव लगेगा, तो 8 8 64, ये चल गया। फिर 4 बचेगा, ठीक है, सॉरी 6 बचेगा, 6 बचेगा 60 बनेगा, 8 सत्ते 56, फिर 4 बचेगा 40 होगा, तो ये हो जाएगा 8 पंचे 40, तो 6.875 आपका इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 20 प्लस 6.875। ठीक है, इन दोनों को जब ऐड कर देंगे, इन दोनों को जब ऐड कर देंगे स्टूडेंट, ये मैं यहाँ का जगह ले लेता हूँ, तो बहुलक आपका निकल के आ जाता है, बहुलक m0 का मान जब आता है वो आता है 26.875 आ जाता है। आप अंत में बिल्कुल अच्छे से उत्कृष्ट उत्तर की श्रेणी में आप अपना आंसर लाएंगे कि अतः दिए गए आंकड़ों का बहुलक ये प्राप्त हुआ, आप लिख देंगे स्टूडेंट। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बिल्कुल समझ में आया होगा। आइए बढ़ते हैं स्टूडेंट आगे और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पे दिए हुए डेटा का बस आपको क्या निकालना है, माध्यिका निकालना है। बिल्कुल आराम से समझ रहे हैं हम, आप सेम टू सेम ऐसे ही है, दिया गया डेटा आपके सामने है जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। और माध्यिका निकालने के लिए आप जानते हैं कि वर्ग और वर्गांतर आवृत्ति के साथ साथ हमें क्या चाहिए, अपना संचयी बारंबारता हमें निकालना पड़ता है। तो संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, तो बिल्कुल क्लियर है, एक के साथ एक को मतलब जोड़ते जाना है। कैसे जोड़ना है, तो सबसे पहले इसके साथ क्या जुड़ेगा, इसके पहले कुछ है क्या, नहीं है, तो इसके साथ कुछ नहीं जुड़ेगा, ये आ जाएगा स्टूडेंट 4 का 4। ठीक, अब इस 4 को 6 के साथ, देखिए इस 4 को 6 के साथ जोड़ के आपको क्या कर देना है, लिख देना है, या यूं कहें कि 4 6 10, ये आ गया 10 आ गया स्टूडेंट। फिर इस 10 को 10 के साथ जब जोड़ेंगे तो ये आएगा 20, फिर 20 को जब 7 के साथ जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 27, फिर 27 को जब हम 3 के साथ जोड़ेंगे तो आ जाएगा 30, और 30 को जब 2 के साथ जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 32। तो ये इस तरीके से हम संचयी बारंबारता निकालते हैं स्टूडेंट। आइए इसके साथ साथ माध्यिका में आपको बहुत ज़्यादा जरूरी स्टूडेंट, सबसे ज़्यादा मेन है एन का मान निकालना। क्या होता है एन, तो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, या जब इस टोटल इसका योग निकालते हैं वही क्या है आपका एन का मान है। तो आइए यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ स्टूडेंट यहाँ पे कि समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, अगर ये मैं एफ यहाँ पे भी शो कर दूं, इसी को मैं लिख सकता हूँ स्मॉल एन, कि कोई अगर कैपिटल लिखता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस यहाँ पे टोटल ये 32 आएगा, क्योंकि हमने तो यहाँ पे जोड़ लिया है, टोटल करके देखोगे तो 32 आएगा। अब इस 32 का सबसे पहले अब क्या निकालना पड़ेगा, चूंकि यहाँ लिखेंगे, अब देखिए आंसर स्टार्ट हो चुका है, यहाँ पे आप लिखेंगे कि दिए गए आंकड़े का क्या निकालना है, आपको माध्यिका निकालना है। तो चूंकि n का मान कितना है 32 है, इसलिए अब क्या निकालेंगे मेरे प्यारे साथियों, आप निकालेंगे n/2, तो 32 n/2 अर्थात 32/2, तो इसका मान आ जाएगा 16। ठीक है, अब ये 16 देखिए इस संचयी बारंबारता में कहाँ पे आएगा। ठीक है, इस 16 का मान को मुझे यहाँ पे नहीं ढूंढना है, इस फ्रीक्वेंसी में नहीं ढूंढना है, 16 को आपको इसमें देखना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अर्थात संचयी बारंबारता में देखना है, ना कि इसमें। तो आएगा क्या चीज, अब मैं देखता हूँ 16 तो 10 से क्या है, ज्यादा है। 16 अगर 10 से ज्यादा है लेकिन 20 से कम है, तो मैं इसमें लूँ या इसमें लूँ। तो बस स्टूडेंट यहीं पे आपको निर्णय लेना है कि अगर किसी से ज्यादा मान आ गया तो उसके बाद वाले में ही आएगा। ठीक है, मतलब कि 16 इसमें नहीं आएगा, 16 इसमें आएगा। और ये हम क्यों कर रहे हैं, ये हमने ला लिया। ठीक है, यहाँ पे आएगा, ये हम देखते हैं, फिर ये बताएगा हमें क्या, ये बनेगा माध्यिका वर्ग। 20 से 30 जो है वो माध्यिका वर्ग बनेगा, जैसे कि हमने बहुलक वर्ग वहां निकाला था, वैसे ही यहाँ पे हम निकालने वाले माध्यिका वर्ग। आप यहाँ पे लिखेंगे कि अतः माध्यिका वर्ग
माध्यिका वर्ग क्या प्राप्त हो रहा है स्टूडेंट 20 से 30। फिर से ये किसका काम करेगा, एल का काम करेगा। और बाकी कहानी मैं बताता हूं, पहले फॉर्मूला तो लिख लें। इसलिए माध्यिका बराबर अब क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, माध्यिका आपका निकल के आ जाएगा क्या, माध्यिका जिसको हम ऐसे एम डी हम कह सकते हैं, फिर ये एल प्लस एन डिवाइडेड बाई 2 माइनस सी एफ बटे एफ गुणित एच होता है। ये फॉर्मूला होता है। कई कई जगह पे ये थोड़ा लंबा सा दिखता है, उस पर आपको घबराने की बात नहीं है, थोड़ा एक्सपैंड कर दिया जाता है, फॉर्मूला वही होता है। ठीक है, आइए अब एल जो है मैंने बता दिया क्या है, माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा है। ठीक है, माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा है स्टूडेंट। इसके बाद n/2 आप जानते ही हैं क्या है, पदों की संख्या है जिसका हमने क्या किया है, 2 से भाग करके इसका आधा निकाला है। ठीक, इसके बाद सी एफ क्या है, सी एफ देखिए स्टूडेंट, सी एफ जो है वो आपको ये वाला नहीं लेना है, ये वाले संचयी बारंबारता नहीं लेना है, आपको इसमें लेना होता है इसके जस्ट पहले वाले, आपको कौन सा लेना है, इसको लेना है। ठीक है, ये वाला हमारा काम का है। ठीक, तो सी एफ क्या है, माध्यिका वर्ग के ठीक पहले की वर्ग की संचयी बारंबारता है। फिर एफ क्या है, एफ बनेगा ये जो 20 है आपका, ये है एफ। ठीक, ये है आपका सी एफ और ये है आपका एफ। फिर एच तो आप जान ही चुके हैं, अंतर कितना है दोनों में, अंतर है 10 का। इनमें अगर हम बात करें तो अंतर 10 का है, तो एच का मान 10 आ जाएगा। आइए बढ़ते हैं आगे और वैल्यू रखते हैं। तो माध्यिका एम डी बराबर एल का मान है 20 प्लस n/2 आपको क्या प्राप्त हुआ है 16, और सी एफ मिल रहा है आपको क्या 10, सी एफ मिल रहा है 10, और माध्यिका वर्ग की फ्रीक्वेंसी है 20। ठीक है, इनटू एच का मान है 16। ठीक है, ये आपके पास वैल्यू हमने पुट कर दिया, बिल्कुल आसान है। अब आगे बढ़ते हैं और इसका वैल्यू लेके आ जाते हैं स्टूडेंट। ये रहा 20 प्लस, यहाँ पे अगर 16 में से 10 घटाएंगे तो कितना आगे जाएगा 6, बिल्कुल कितना 6/20, ये आ जाएगा गुणित 16। फिर से जो कटता है काट देते हैं, जो नहीं कटता है छोड़ देंगे, तो बिल्कुल कट जाएगा 10 बार, और ये 8 बार, फिर कटेगा 5 बार, और ये 4 बार कट गया। और कटेगा क्या, ठीक है, ओ सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक है, 16 यहाँ पे नहीं आएगा स्टूडेंट, यहाँ पे 16 नहीं आएगा। ठीक है, ये गलत है क्योंकि क्लास साइज है ये। ठीक है, क्लास साइज दोनों में अगर हम अंतर देखें तो 10 का है, ये कैसे आ सकता है, ये तो 10 आएगा। ठीक है, ये 10 आएगा, यहाँ पे कितना है 20 है। ठीक, तो एक 0 से एक 0 कटा, मतलब 10 से अगर 20 को काटेंगे तो 2 बार कटेगा। यहाँ से अगर मैं देखूँ तो 20 प्लस इसको जब मैं काटूंगा तो 3, इस तरीके से माध्यिका कितना आ गया आपको, अतः दिए गए आंकड़े का माध्यिका 23 प्राप्त होती है। इस तरीके से आप लिखेंगे। ये रहा 4 मार्क का स्टूडेंट क्वेश्चन। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आ रहा होगा ये वीडियो। अगर पसंद आ रहा है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिएगा स्टूडेंट, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है शेयर। सब्सक्राइब तो आप कर ही लेंगे, आप बहुत ही समझदार हैं और आप हमारी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, तभी तो लगातार हमारे साथ बने हुए स्टूडेंट। लेकिन शेयर ज़रूर करना, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, ना कि अपने पास रखने से। और बिल्कुल आराम से कर रहे हैं हम छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के लिए क्लास 10th के जो वीडियो लेक्चर्स हम लगातार आपको साथ बने हुए स्टूडेंट, हमारे चैनल पर आप जाके देख सकते हैं। एक एक वीडियो जो है वो एक एक क्वेश्चन को हमने एक एक वीडियो में बना दिया स्टूडेंट। जो क्वेश्चन आपको चाहिए बस एक क्लिक पे आपके मौजूद है, कोई भटकाव नहीं, क्योंकि आप जिस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने गए हैं वही अगर आपको ना मिले तो ये बहुत आपका टाइम वेस्ट भी होगा इस टाइम पे, इसलिए हमने ये सारी व्यवस्था आपके लिए कर दी है। बिल्कुल आप ज़रूर विजिट कीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है आपके क्षेत्र मिति से बहुत ही शानदार क्वेश्चन आने वाले स्टूडेंट्स। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। आपके 2018 सेट ए के क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पे क्षेत्र मिति का ये सवाल है, बहुत ही शानदार। एक शंकु के आधार का व्यास 14 सेंटीमीटर है और ऊंचाई जो है वो 24 सेंटीमीटर है। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करना है। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, ऊंचाई है, तिर्यक ऊंचाई नहीं। क्या आप जानते हैं तिर्यक ऊंचाई क्या होता है? नहीं जानते तो जल्दी से मैं बता देता हूँ स्टूडेंट आपको कि ये यदि ये आपका एक शंकु है, ठीक है, आप जानते ही हैं। अरे बर्थडे वाले केक केक कहाँ? टोपी भैया, टोपी, कैप है ये, ठीक है, बर्थडे कैप। ठीक, तो यहाँ से ये क्या होता है, इसका हाइट होता है, ये इसकी त्रिज्या होती है, और टोटल मिला दे तो ये क्या हो जाएगा, ये वृत्ताकार होता है। ठीक है, आंख जैसे दिख रहा है ऐसे, ठीक है, क्या होता है ऐसे, बादाम, ठीक है, बादाम जैसे दिख रहा है ये, या क्या आम खाते हैं उसके अंदर का जो गुठली है उसके जैसा, तो दिक्कत नहीं है आप। ठीक, ये आर है,
तो 2r ये हो जाएगा, ये h है, और ये जो होता है वो l होता है। इन बातों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है किसी भी शंकु के लिए, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमने देखा है स्टूडेंट ये कंफ्यूज हो जाता है कि तिर्यक ऊंचाई और ऊंचाई क्या है, ठीक है स्टूडेंट। तो आपको इस बात पे विशेष ध्यान देना है कि दोनों ही चीज़ें अलग अलग होती हैं। आइए अब आपको क्या क्या दिया गया है उसको मैं लिख लेता हूँ, पूरा डिटेल में मैंने लिखने वाला हूँ, आप पढ़ चुके हैं, आप जानते हैं। मैं डायरेक्ट साइन के माध्यम से यहाँ पे आपको शो कर देता हूँ कि दिया गया है आपको क्या, डी का मान अर्थात व्यास। चलो इतना तो लिख ही सकते हैं, व्यास बराबर जिसको हम डी से शो करते हैं वो 14 सेंटीमीटर है। जाहिर सी बात है आर अर्थात त्रिज्या का मान क्या आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर आ गया, पहला काम तो हो गया। फिर h का मान आपका दिया गया स्टूडेंट क्या, h बराबर है आपका 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर है। इस पर कहते हैं कि शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल और आयतन, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल और आयतन आपको निकालना है। तो देखिए स्टूडेंट, संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल अगर बात की जाए तो आपका पाई आर, आर प्लस एल, ये होता है फॉर्मूला। यहाँ पे एक आ रहा है एल, क्या आपके पास एल गिवन है, नहीं, तो सबसे पहला आपका काम क्या होगा, एल निकाल लेना। तो चूंकि आप लिखेंगे क्या, एल स्क्वायर बराबर होता है किसके, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की स्टूडेंट, इसका वैल्यू। फिर आप अगर वैल्यू पुट कर दें तो एल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, एच का स्क्वायर मतलब 24 का वर्ग, और 24 का वर्ग होता है 576, धन आर का स्क्वायर मतलब कि हो जाएगा 49, तो दोनों मिला के हो जाएगा ये 625, ठीक है। ऐड जब करेंगे तो 625 आएगा। इस तरीके से एल का मान कितना आ जाएगा, 25 सेंटीमीटर। कैसे आएगा सर, सर ऐसे आएगा कि वर्ग से जब वर्ग हटाएंगे तो इधर क्या लगेगा, वर्गमूल लगेगा, ठीक है, और 625 किसका हो जाएगा, उसका वर्गमूल हो जाएगा 25। तो इस तरीके से आपके पास एल है, एच है, आर है, अब आप जो चाहें वो निकाल सकते हैं। तो पहला काम आपको क्या निकालना है, पहला काम निकालना है शंकु के वक्र पृष्ठ, सॉरी संपूर्ण पृष्ठ, एक बार जरूर देख लेंगे, वक्र पृष्ठ है, संपूर्ण पृष्ठ है, संपूर्ण पृष्ठ निकालना है, ठीक, अभी अभी बताया मैं ही भूल गया, ठीक है। संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, ये पाई आर, आर प्लस एल, पाई आर धन आर प्लस एल। तो पाई का मान होता है 22/7, आर का मान दे दिया है कितना मेरे प्यारे साथियों, आर का मान कहाँ है, 7 है, ठीक है। फिर ये हो जाएगा आर प्लस एल, एल का मान अभी अभी 25 निकाले हैं, ये आ गया 25, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 7 से 7 कट जाएगा, 22 आएगा, गुणित यहाँ पे कितना आ जाएगा, 7 और 25 को ऐड करेंगे तो 32 आ जाएगा। इस तरीके से अगर मैं देखूं तो 22 दूनी हो जाएगा ये 44, 44 का 4 हासिल गया 4, 22 दिए 66, 66 और 4 हो जाएगा कितना, 70। तो चूंकि यह क्षेत्रफल है इसीलिए स्टूडेंट ये किस में होगा, वर्ग सेंटीमीटर में। तो शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना आया, 704 वर्ग सेंटीमीटर आया। इसी तरह दूसरा अगर मैं आयतन की बात करूं तो शंकु का जो आयतन होता है, आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, मतलब कि 3 बार वो संकुल धरबे, ठीक है, जितना ओकर डायमीटर है, काका डायमीटर भाई नीचे में वर्गाकार थे ना, वर्ग, ये वर्ग, उतने डायमीटर वाले बेलन में कहूँ और उतने ऊंचाई में अगर हम वो संकुल 3 बार पानी ला का में वो बेलन में डालबो तो 3 बार डाले लगी संगवारी हो, जाने मेरे प्यारे साथी हो, 3 बार डाले लगी। एकर सेतन देख ये होते का कि एकर 1/3 होते। अब अगर यहाँ ध्यान से देखूँ तो पाई आर स्क्वायर एच का करे, ये हरे आपके बेलन के आयतन, बेलन के आयतन। तो हम क्या करते हैं इसमें कि ये क्या होता है, 1/3 होता है, मतलब 3 बार जो है शंकु से मतलब कि उतना ही हाइट रहे उस शंकु का जितना कि उस बेलन का है, उतना ही उसके नीचे की आधार की क्या रहे, व्यास रहे जितना कि बेलन का है। उसमें अगर आप पकड़ते हैं 3 बार जब पानी डालेंगे या कोई द्रव्य डालेंगे किसमें, शंकु से बेलन में, तब जाके वो बेलन भर पाएगा, इसीलिए 1/3 होता है उसका, ठीक है। याद करने का इस फॉर्मूला, बेलन में मेहनत कीजिए, शंकु का अपने आप बन जाएगा, ठीक है। तो आइए अगर मैं फॉर्मूले में वैल्यू रखूं 1/3, पाई का मान कितना होता है 22/7, रख देते हैं 22/7 गुणित आर का वर्ग मतलब कि 7 का वर्ग गुणित एच, एच का मान कितना है 24 है, एच का मान है 24, 7 का वर्ग है, ठीक है। एक जो है कट जाएगा तो कितना बचेगा हमें, हमारे पास 1 आएगा, 1 7 आ जाएगा, 7 गुणित ये हो जाएगा कितना 24, ठीक है। और कुछ सामान बच रहा है क्या, बिल्कुल बच रहा है, 1/3 यहाँ लगा देता हूँ, ये कितना है, 1 बार में चला जाएगा और ये 8 बार में चला जाएगा। तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा स्टूडेंट, अगर 8 और 7 का गुणा करूँगा तो 56, तो ये हो जाएगा 22 गुणित
56, 22 गुणित 56। अगर मैं इसका मान निकालूं तो 22 छक्के कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 120 और 12 132, 132 का 2 हासिल गया 3, ठीक है। फिर ये हो जाएगा कितना, 22 पंचे 110, 110 और 13, 110 और 13 हो जाएगा कितना, 123, 123 हो जाएगा। तो 1232, फिर से आयतन निकाल रहे हैं तो ये हो जाएगा घन सेंटीमीटर में, ठीक है, घन सेंटीमीटर अर्थात घात 3 में 1232। एक बार ज़रा मैच कर लेते हैं, आया है या फिर तुक्का लगाने के चक्कर में गड़बड़ हो गया, ठीक है। 1232 बिल्कुल आया है, तुक्का नहीं लगा है, सही सही बैठ गया है। चलिए ठीक है, इस तरीके से हम कैलकुलेशन कर लिए। फिर आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, इसकी अथवा भी कर लेते हैं, ठीक है। एक ही क्वेश्चन नहीं करेंगे, हम पूरा कराएंगे आपको, क्योंकि हम आपके लिए सॉल्यूशन कर रहे हैं स्टूडेंट, एक को बता के क्या करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा टाइम दीजिए और आराम से आप सीखते रहिए। कहीं पे कोई शंका है तो समाधान के लिए नीचे नंबर दिए जा रहा है, आप भेज सकते हैं, या कमेंट तो आपके लिए सदैव ओपन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, आगे है आपके गोले का व्यास है। गोले का व्यास आपको दिया जा रहा है मेरे प्यारे साथियों, गोले का व्यास मतलब कुल मिला के डी का मान कितना, 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ आर का मान कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक। लगे हाथ निकाल लेना है भैया, बाद के लिए कुछ नहीं रखना है, ठीक है। लगे हाथ निकाल लो, गोले का व्यास दिस हम का निकाल लें, त्रिज्या निकाल लें। फिर आगे बढ़थन, बस अतकीय दे है और कहा थे कि गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन आप लोग याद करना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, ठीक है। व्यास दिया है, ठीक है, आर का मान हमारे पास निकल चुका है। अब गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल आखिर होता क्या है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, गोले की बात अगर है तो यहाँ पे कोई वक्र पृष्ठ नहीं होता मेरे प्यारे साथियों, कोई वक्र पृष्ठ नहीं होता, कोई संपूर्ण पृष्ठ नहीं होता। ओवरऑल पृष्ठीय क्षेत्रफल ही संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, पहला नंबर गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोली लिख रहा हूं, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो कि होता है क्या, 4 वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर। तो 4 वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर, ध्यान रखिएगा मेरे वर्ड्स को, 4 क्या बोल दिया, सर्कल के क्षेत्रफल, ठीक है, याद रखने बोल रहा हूँ, नीचे कमेंट में लिखोगे वरना इस सर याद रखें आपके बात को कि 4 वर्ग के क्षेत्रफल, और वर्ग का क्षेत्रफल कब से पाई आर स्क्वायर हो गया, तो ठीक है कोई नहीं। तो 4 जो है वो सर्कल के क्षेत्रफल के बराबर होता है स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे आर का मान मेरे पास है, बिल्कुल आसानी से हम निकाल ले सकते हैं, 4 गुणित पाई गुणित ये हो जाएगा आर का वर्ग मतलब कि 36, तो ये हो जाएगा कितना, 4 छक्के हो जाएगा आपका 24, 24 का 4 हासिल गया कितना, हासिल जाएगा कितना स्टूडेंट 2, फिर 4 तिया 12, 12 और 2 44, तो 144 पाई, चूंकि ये क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। चाहे तो आप इसको तोड़ सकते हैं, वरना ऐसे भी छोड़ देंगे तो कोई समस्या नहीं है, ठीक है। बनता है तो बिल्कुल बनाइएगा, ऐसे मत छोड़ना, ठीक है। 22 से इसको गुणा और 7 से भाग करके आप बना सकते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या निकालना है, गोले का आयतन निकालना है, जो कि है मोस्ट आईएमपी। गोले का आयतन जो कि होता है कितना, ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब। आखिर ये कैसे आता है अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, वरना बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और आप फिर मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। चलिए, तो 4/3 गुणित पाई का मान रहने देते हैं, आर का मान कितना है क्यूब, और आर का मान क्यूब है मतलब कि 6 का मान क्यूब है, और 6 का मान क्यूब है मतलब कि 216 कह रहा है, ये इनका कहना है 216, ठीक। आइए मेरे प्यारे साथियों, कटेगा क्या, बिल्कुल कटेगा सर, 3 एकम 3 और 3 सत्ते 21 और 3 दूनी 6, तो 4 गुणी 72 गुणित पाई। यहाँ से अगर मैं देखूँ मेरे प्यारे साथियों तो ये क्या इतना चला जाएगा, 7 दूनी 14 और 4 दूनी 8, 148 पाई, और चूंकि ये आयतन इसीलिए घन सेंटीमीटर आ जाएगा। 4 दूनी 8 और 7 चौक 28, क्या कर रहा है भाई, ठीक है, 7 चौक 28 बोलता है और गलत सलत लिख रहा है, ठीक है, कोई नहीं, हो जाता है, ठीक है, गलती होगा तभी तो सुधरेगा मेरे प्यारे साथियों। चलिए, तो 248 पाई, ठीक है, एक बार जल्दी मिला लेते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं, और आइए, चलिए बिल्कुल सही है। और इस तरीके से हमने दोनों ही क्वेश्चन को बड़े ही प्यार से बना लिया है। और आगे के क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। अगर मैं देखूं तो क्वेश्चन नंबर 13 में आपको मिल रहा है
क्या कंस्ट्रक्शन है क्या? नहीं। उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करना है जो कि जिसकी प्रवणता और रेखा किस रेखा से गुजर रही है, किसको क्या मिलते हुए वो गुजर रहा है, उसके बारे में आपको दिया गया है। आइए, और इसके बाद वाले के लिए मैं बता दूं स्टूडेंट, आपका टाइम ज़्यादा ज़ाया ना हो इसके लिए आप ज़रूर से हमारे इस वीडियो लेक्चर को ज़रूर देख सकते हैं। ये मूलधन वाला जो मामला है ग्राफ का, वो हम पहले से करा चुके हैं, और जैसा कि मैंने बताया है कि हर एक क्वेश्चन के लिए एक एक वीडियो लेक्चर है, तो आप ज़रूर जाएंगे यहाँ पे तो आपको सामने में ही थंबनेल में मिल जाएगा ये क्वेश्चन, वहाँ से आप ज़रूर समझ लीजिएगा। यहाँ पे अभी हम यहाँ पे इसको नहीं लेने वाले हैं। सो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर, और आपका जो क्वेश्चन है मैं कि गुजरने वाला कैसे, वैसे तो ये भी वहाँ पे मिल जाएगा बिल्कुल, क्योंकि सिलेक्टेड क्वेश्चन ही आता है, आप जानते हैं इस वाले यूनिट से, या तो ग्राफ दे के दे गया या तो दोनों में से ही देता है, ठीक है। और पॉपुलर तो वही समदुरुस्त है। चलिए बढ़ते हैं आगे। दिया क्या है आपका? तो दिया है मेरे प्यारे साथियों, अगर मैं देखूँ तो आपको जो दिया जा रहा है वो क्या है आपका? एम का मान क्या होता है? प्रवणता। किसको कहते हैं? प्रवणता, ठीक है। प्रवणता अगर आपको दिया जा रहा है और कह रहा है कि ये जो है वो एक बिंदु से भी होकर गुजरता है, तो इसको बनाने के दो तरीके हैं, और इन दो तरीकों को आपको सीखना है तो नीचे दिए गए लिंक में जाके सीखना पड़ेगा। मैं तो एक तरीका बताऊंगा जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो m का मान आपका दिया जा रहा है प्रवणता। चलिए थोड़ा लिख लेते हैं। प्रवणता m बराबर कितना है? 10/5, 10/3 है। तथा जो रेखा है वो कहाँ से होकर गुजरती है? कोई बिंदु है, ठीक, बिंदु दिया गया है, कोई बिंदु हम लिख सकते हैं। बिंदु x, y का मान आपको मिल रहा है मेरे प्यारे साथियों 0,5। अब इतने के हेल्प से आपको उस रेखा का मान बताना है जो इससे गुजरता हो और इतना क्या रखता हो? प्रवणता होता हो उसका। तो यहाँ से सबसे पहले हम मान लेंगे मानक रूप को, माना कि वह रेखा या उस रेखा का समीकरण क्या है? y = mx + c, समीकरण नंबर 1। यदि रेखा एक इस बिंदु से होकर गुजरती है तो इस बिंदु के समीकरण को क्या करने वाली है? संतुष्ट करने वाली है। लिखेंगे हम, चूंकि रेखा एक बिंदु 0,5 से जाती है, इसलिए इसको क्या करने वाली? संतुष्ट करने वाली है। आप यहाँ पे पूरा लिखेंगे तो x बराबर आप क्या रखने वाले हैं? 0 व y बराबर 5 रखने पर यहाँ से क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? इस तरीके से देखिए, m का मान भी है तो यहाँ पे पूरा पुट कर देंगे, y की जगह आपको 5 रखना है। 5 = m का मान x का मान तो 0 है, तो m को ऐसे ही रहने देते हैं, और 0 + 6, ठीक है। तो c का मान आ जाएगा 5। यही तो हम चाहते थे, क्योंकि c ही था अज्ञात में ये, क्योंकि m मुझे पता है, बस c और m निकल गया। इसलिए अभिष्ट रेखा का समीकरण है क्या? y = m का मान है 10/3, x का मान थोड़ी ना लिखेंगे 5, c का मान है 5, ठीक। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसको थोड़ा हल कर लेते हैं तो आ जाएगा 10x धन 15/3। इस तरीके से आपको मिल जाएगा स्टूडेंट। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो 3y = 10x + 15, तोड़ना मड़ोड़ना है तो कर लो। क्या आ जाएगा यहाँ से? 3y = 3y - 10x - 15 = 0। ये आपका आंसर है। यहाँ से भी छोड़ोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको फुल मार्क्स मिलेगा। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। इस चित्र में बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही आराम से आपको समझना है स्टूडेंट इसको, कि ये जो चित्र दिखाई दे रहा है आपको सर्कल का, यहाँ पे देख सकते हैं, वो जो है आपका क्या है? उसमें से एक कोण का मान आपको दिया जा रहा है और कुछ कोण का मान आपको निकालना है। ये क्या बन गया? ठीक है, चलिए, कुछ कोण का मान आपको निकालना है, कुछ कोण का मान दिया जा रहा है। आइए, ये इस कुछ के चक्कर में हम कुछ हो ना जाए, ठीक है। चलिए ये बना लेते हैं बिल्कुल आराम से। 0 O, ये है 50 अंश, ये है 50 अंश, R P Q। आइए मेरे प्यारे साथियों, दिया है, क्या दिया है? दिया है कोण PRQ बराबर
50 अंश, बस इतना दिया है और बड़ा सा डिमांड है। ओ पी क्यू कहाँ है मेरे प्यारे साथियों? ओ पी क्यू, ये रहा ओ पी क्यू, मतलब कि पी से क्यू भी ज्वाइन है, पी से क्यू भी ज्वाइन है, बिल्कुल पी से क्यू जो है ज्वाइन है, पी से क्यू ज्वाइन है, और इस वाले का मान आपको निकाल के देना है। आइए बनेगा कैसे, थोड़ा सा नज़र डालते हैं और पहुंचते हैं हमारे चैप्टर नंबर 12। क्या है? कुछ भी हो याद तो होना चाहिए। क्या? स्पर्श रेखाएं एवं छेदक रेखाएं, ठीक है, इसके बारे में हम वहाँ पे अध्ययन करते हैं चैप्टर नंबर 12 में। तो यहाँ पे अगर देखें मेरे प्यारे साथियों, तो इसका मान निकालना है, इसका दिया गया, आखिर निकलेगा कैसे? तो आपको सबसे पहले ये ध्यान देना है कि आखिर हम जिस कोण का मान निकालने वाले हैं वो है कहाँ, है कहाँ, ठीक है, कहाँ बैठे है ओला तो पहले देख, तब तो वार करबो मेरे भाई। ठीक, तो ये देखिए, ये वाला ट्रायंगल में बैठा हुआ है ये चोर। तो सबसे पहले तो इस ट्रायंगल में आना पड़ेगा आपको। इस ट्रायंगल में बाकी दोनों के मान अगर निकल जाए आपको किसी तरीके से, तो आप इसका मान निकाल सकते हैं। क्या? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक है, त्रिभुजों के अंतः कोणों के योग गुण धर्म से, क्योंकि हम जानते हैं तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। अब यहां तक का रास्ता और मैं बताऊं, बिल्कुल आसान है। आप जानते हैं कि OP और OQ क्या है? एक ही वृत्त के त्रिज्याएं हैं, और एक ही वृत्त के त्रिज्याएं कभी अलग अलग नहीं हो सकती। इसका मतलब OP जितना है उतना ही OQ है। जल्दी से मैं लगा देता हूं अपनी सरलता के लिए। और किसी त्रिभुज में अगर दो कोण मेरे प्यारे साथियों बराबर हैं तो वो क्या कहलाता है? समद्विबाहु त्रिभुज। और समद्विबाहु त्रिभुज के सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होते हैं, सम्मुख भुजा के सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होते हैं। मतलब ये जितना होगा उतना ही ये होगा। कुल मिला के आप यूं कहें कि ये निकालना मतलब कि ये निकालना। और एक ही त्रिभुज में अगर दो कोण मजबूत बराबर हैं तो क्या मान सकते हैं हम? x, और इसको मैं मान सकता हूं क्या? मानना नहीं है, निकालना है। चलिए निकलेगा कैसे? आप एक थ्योरम पढ़ा होगा कि एक ही चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण डबल होता है उसी चाप द्वारा शेष भाग में अंतरित कोण का। पढ़ा है कि नहीं? थ्योरम क्रमांक 7 निकाल के देख लीजिए अपने बुक पे कि किसी वृत्त के एक ही चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण शेष भाग में अंतरित कोण का डबल होता है। ये जो कोण है वो इसका डबल होगा, अर्थात वो 100 अंश होगा। यहाँ पे आप बिल्कुल लिखेंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे कि सिद्ध करना है कि क्या ज्ञात करना है? कोण OPQ का मान ज्ञात करना है, OPQ का मान ज्ञात करना है। और डिटेल में जाना है, और डिटेल में मैं आपको बता देता हूँ मेरे प्यारे से साथियों, जो मैं ऑफलाइन क्लास वालों को ही बताता हूँ, क्योंकि उनके पास टाइम होता है, बढ़िया से सीखने आते हैं मेरे प्यारे बच्चे लोग। ठीक है, तो वहाँ पे हम देख सकते हैं कि कोण कोण POQ व कोण PRQ एक ही चाप किसके द्वारा? PQ, एक ही चाप PQ के द्वारा अंतरित, PQ के द्वारा अंतरित कोण हैं। इसलिए हम जानते हैं कि प्रमेय क्रमांक 7, परीक्षा में ये नहीं लिखना है बाबू, वरना आगे वाले इतना हंसेगा कि इसी का तो इंतजार था मुझे। ये आप पूरा लिखेंगे प्रमेय क्रमांक 7। मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि एक ही चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण सेम उसी चाप द्वारा शेष भाग में अंतरित कोण का दुगना होता है। इसलिए यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि कोण OPQ का मान POQ का मान जो है वो दुगना होगा शेष भाग में अंतरित कोण PRQ के मान से। इस तरीके से हम लिख सकते हैं कोण POQ का मान कितना आ जाएगा? 100 अंश आ जाएगा, क्योंकि PRQ का मान आपको पास कितना है? आपके पास है 50 डिग्री। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ ये कितना हो जाएगा? फिर 100 डिग्री। ठीक है, लेट यहाँ पे अगर मैं देखूँ अब त्रिभुज POQ में, इसको तो आप बताएंगे ज़रूर, OP बराबर है किसके? OQ के। क्यों भाई? क्योंकि ये त्रिज्याएं हैं। और कैसी त्रिज्याएं? कहाँ की त्रिज्याएं हैं? एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं जो कि अलग अलग होती हैं।
है ना। आपका वृत्त में अलग अलग नहीं, एक ही होता है भाई, कैसे अलग अलग हो सकता है, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं। ठीक है, तो ये हो गया। इसलिए हम कह सकते हैं कि इसके कोण कौन कौन, ओ पी क्यू बराबर होगा कोण किसके, ओ क्यू पी के बराबर एक्स माना। ठीक है, सस्ता सुंदर टिकाऊ ये वाला अप्रोच आप अपना सकते हैं, बिल्कुल एक्स मान लिया आपने। इसीलिए अब क्या, इसीलिए कोण ए, कोण पी धन कोण ओ धन कोण आर, कोण क्यू बराबर कितना 180 डिग्री होगा। कहाँ से जानते हैं, क्योंकि कोणों के अंतः कोणों के योग गुणधर्म से, त्रिभुज के अंतः कोणों के योग गुणधर्म से। P का मान जानते हैं क्या, बिल्कुल जानते हैं सर, x है। O का मान जानते हैं क्या, अभी अभी निकाले हैं 100 अंश है। Q का मान x P के बराबर है, तो ये हो जाएगा भी x, और टोटल है 180 डिग्री के, कटता है कटा दीजिए, तो इधर से जाएगा ये x, ये 2x इज इक्वल टू ये इधर जाएगा तो 80 डिग्री आ जाएगा। तो x का मान कितना प्राप्त हुआ आपका, 40 अंश प्राप्त हुआ। इसलिए कोण कितना, ओ पी क्यू बराबर कितना 40 अंश आपको प्राप्त होता है। ओ पी क्यू बराबर 40 अंश प्राप्त होता है। बड़ा ही पॉपुलर क्वेश्चन है स्टूडेंट, और 2024 में इस दृष्टिकोण से मैं देखता हूँ ये बिल्कुल आने के लायक है। ये नहीं तो इस पैटर्न में, या मेन पैटर्न से आप क्या समझते हैं, ये जो आपने यहाँ पे ये थ्योरम नंबर 7 आपने यूज़ किया स्टूडेंट, यही है पैटर्न इसका, कि इस पर बेस कोई क्वेश्चन आ सकता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल से आप तैयार करिएगा, शानदार सा क्वेश्चन है। मैंने अपने आराम से इसको समझाने का प्रयास किया है, और कुछ चीज़ों को मैंने काटा, उसको आप बिल्कुल लिखेंगे कि दिया है, फिर सिद्ध करना है कि, या मान निकालना है। ठीक है, इसके बाद जो थ्योरम है उसको आप बताएंगे, और फिर बाकी की कहानी आप जानते ही, अपने तरीके से आप इसको हैंडल करने वाले हैं। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, अगले क्वेश्चन के रूप में हम लेके आपको चलते हैं, जिसमें इनका कहना है कि एक त्रिभुज ए बी सी है। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि कोई आपको समकोण त्रिभुज नहीं कहा है, आपको केवल इतना कहा है कि ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें ए डी लंब है बी सी पर। नाम को आपको विशेष ध्यान रखना है। अधिकतर टाइम ए बी सी ऐसे देते रहते हैं, लेकिन इस बारी आपको बी ए सी या तो बी ए सी इस तरीके से बढ़ना है। मतलब कि ए पे आपको जो है एंगल रखना है यहाँ से, जिससे आपको क्या डालना है, इस पर लंब डालना है। ठीक है, बहुत बढ़िया है। चाहे तो आपको नहीं पसंद तो आप ऐसे बना लीजिए, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, हमने ऐसे ही बना लिया ताकि हम जो पाइथागोरस थ्योरम और वो सब प्रूफ किए हैं उसी के जैसे दिखता रहे। फिर आपको क्या प्रूफ करके लाना है, आपको दिखाना है ए बी का वर्ग धन जो सी डी का वर्ग होता है वो बराबर होगा मेरे प्यारे साथियों बी डी के वर्ग धन ए सी के वर्ग से। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, वर्ग वर्ग आवत है तो का लगा देना पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम दे भैया, अब का करबो लगाबो हुई ल। और पाइथागोरस थ्योरम का में लगते मोर प्यारे साथियों हो, बिल्कुल समकोण त्रिभुज में। तो कहाँ दिखा थे समकोण त्रिभुज, अगर हम देखथन एमा तो एक ठन हो जी का ए डी बी और दूसरा यह हो जी ए डी सी। अब दोनों में क्या लगा देबो, हम लगा देबो पाइथागोरस थ्योरम। तो सीधा सीधा हम ये ला लिख दे हैं टू प्रूफ, कि हमला ये सिद्ध करना है। ठीक है, हमला ये सिद्ध करना है टू प्रूफ थिंग। देन गिवन डेटा अगर बात की जाए तो केवल एक ट्रायंगल है। ठीक है, गिवन डेटा, अच्छा इसको ऊपर लिखना था जी, गिवन डेटा को पहले लिखा जाता है। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे मैं अगर देखूँ तो चलिए मैं आपको पूरा तरीका ही बता देता हूँ बढ़िया से। ठीक है, सबसे पहले हम गिवन डेटा लिखेंगे, दिया है गिवन डेटा त्रिभुज ए बी सी में ए डी जो है वो लंब है बी सी पर। और कहानी अगर लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं कि ट्रायंगल में ए डी बी बराबर होगा ए डी सी के, और टोटल दोनों एंगल बराबर होंगे 90 डिग्री के। ये दिखा चुके हो, लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, टू प्रूफ सिद्ध करना है कि ये पूरा चीज़ आप कॉपी कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये जो चीज़ है वो अतः चूंकि या फिर अतः डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। अतः समकोण त्रिभुज कौन कौन बन रहा है, ए डी बी आप देख सकते हैं, ए डी बी और ए डी सी, ये दोनों त्रिभुज बन रहा है। समकोण त्रिभुज ए डी बी व त्रिभुज कौन ए डी सी में, कहाँ से, पाइथागोरस के प्रमेय से, पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस प्रमेय से। पहली एमा लगाथन फिर एमा लगा देबो। ठीक है, अलग अलग लिखे के बजाय मैं एक साथ लिखना पसंद करता हूँ, आप अलग अलग दिखा सकता हूँ, कोई समस्या नहीं है। ठीक,
तो सबसे पहली बात, जब भी पाइथागोरस थ्योरम आपको लगाना है तो आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कर्ण। तो ये 90 डिग्री के सामने हम जानते हैं, ठीक है। यहाँ ले अगर तीर ऐसे चला हूँ, ठीक है, ऐसे तीर चला हूँ कहाँ, एला भूंगत जाही, एला भूंगत जाही ना, तो भाई जेला भूंगत जाही, जेला जो निशाना में आही वही का बनते हमारे कर्ण बनते, ठीक। एला येला भूंग दी कर्ण, तो ये माँ AC हो गए और ये माँ AB हो गए। बाकी आप यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, आप बिल्कुल आराम से फिर एक हो जाएगा आपका लंब और एक हो जाएगा आधार। तो लगा देते हैं पहले के लिए, तो एक हो जाएगा क्या, AB का वर्ग बराबर होगा किसके, AD के वर्ग के धन BD के वर्ग के, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार वहाँ पे अगर हम लगाएं मेरे प्यारे साथियों, तो AC का वर्ग बराबर होगा क्या, AD के वर्ग प्लस DC के वर्ग के। चलिए दोनों समीकरण को हम क्या करने वाले हैं, अब माइनस करने वाले हैं। तो समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 करने पर, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 करने पर, अर्थात AB का वर्ग माइनस AC का वर्ग, AB का वर्ग माइनस AC का वर्ग, लेफ्ट हैंड साइड से, ठीक है। फिर BD का वर्ग माइनस AD का वर्ग। चूंकि अब माइनस लगा रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्रैकेट लगाते तो अंदर जाएगा, तो माइनस में ये दोनों को माइनस कर देगा, ये DC का वर्ग, ठीक है। जो कटता है कटा दीजिए, AD का वर्ग कट गया। फिर यहाँ से अगर मैं ध्यान लगाऊं स्टूडेंट, तो AB का वर्ग, AB के वर्ग के साथ क्या लाना है, CD का वर्ग। कहाँ है, ये रहा CD का वर्ग। DC का वर्ग कहो या CD का, वैसे DC मैथ्स, ठीक है, DC मैथ्स याद आया कि नहीं आया। अपना चैनल है, जिस चैनल पे आप पढ़ रहे हैं मेरे प्यारे साथियों, उस चैनल का नाम क्या है, DC मैथ्स है। और DC मैथ्स का ही क्या है, CG पाठशाला है, जो कि आपके स्पेशल CG वालों के लिए बनाया गया है, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इस तरीके से कि ये हो गया क्या, CD का वर्ग, ठीक, CD का वर्ग या क्या, हाँ CD का वर्ग। फिर इधर कौन बचा हुआ है, ये BD बचा हुआ है, BD का नाम पहले है, तो ये रहा BD का वर्ग। फिर आ जाएगा ये AC इधर जाएगा, तो प्लस AC का वर्ग। देखिए कितना आराम से काउंट कीजिए, 1 2 3 4 4 मार्क्स 4 लाइन में आपका कंप्लीट हो गया ये। फिर इधर 6 और, ठीक है। तो इति सिद्धम टू प्रूव, हैंस प्रूव्ड हो गया है, ठीक है। इति सिद्धम ये प्रूव होता है, ठीक है। इस तरीके से हमने किया है मेरे प्यारे साथियों। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आ रहा होगा और हेल्प कर रहा होगा। थोड़ी सी भी अगर हेल्प कर रहा है स्टूडेंट, तो आप भी हमारी मदद करिए ऐसे बच्चों के पास पहुंचने में जिनको वाकई इनकी ज़रूरत है, और उनके जो है आने वाले जो एग्ज़ाम में ये कुछ हेल्प कर पाएँ, तो हमारे लिए भी इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं होगी। तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा, लाइक का बटन दबा दीजिएगा, क्योंकि यही है जो हमें मोटिवेट करके रखती है। और आगे की वीडियो लेक्चर में हम 5 मार्क्स और जो 6 मार्क के क्वेश्चन हैं उसको हम करने वाले हैं। इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। अपना स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, प्रैक्टिस पर ध्यान दीजिए, और कोई भी शंका हो तो समाधान के लिए आप नीचे दिए गए नंबर का भरपूर यूज़ कीजिए, कमेंट सेक्शन का भरपूर यूज़ कीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।